हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस अभियान में जो शुरू किया है हम लोगों ने HSSC ग्रुप C और D के लिए। बायोलॉजी का एक पार्ट शुरू कर रखा है हमने, 2 वीडियो इसमें डाली जा चुकी हैं। आज इसका 3rd लेक्चर है। कोशिश करेंगे ये कंप्लीट किया जाए सेल वाला पार्ट। अगर नहीं होता तो एक छोटा सा पार्ट और आएगा इसका। थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा। शुरुआत हमने की डिस्कवरी से, किस बंदे ने क्या डिस्कवर किया, कब किया। उसके बाद हम आए सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें हमने जिक्र किया प्लांट सेल के और एनिमल सेल के बारे में, थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में, और सबसे छोटी सेल का जिक्र किया हमारी जो माइकोप्लाज्मा PPLO नाम की एक सेल होती है, वो सबसे छोटी सेल है। हमारे शरीर में ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है, उसके बारे में जिक्र किया। ठीक है सर जी। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर में आए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। ठीक है सर। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। ठीक है सर। और बिल्कुल लास्ट में जाके हमने खत्म किया था क्रोमेटिन के ऊपर। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है सेल ऑर्गेनली पे। सेल ऑर्गेनली, मैंने कल आपको बताया था सेल ऑर्गेनली का मतलब होता है सेल के ऑर्गन। आप मान सकते हो इसको एज ए सेल के छोटे छोटे ऑर्गन्स। मेनली यहां से क्वेश्चन आता है, भाई आप बताइए सेल के अंदर ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं या ऑर्गेनलीज हैं जो डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं या सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, या ऐसे भी सेल ऑर्गेनली हैं जिनके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो आप सबको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक मेम्ब्रेन वाले। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ER के नाम से जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कुछ एक बातें हैं जो अपने को कॉमनली पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, नहीं है, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट है, नहीं होते। पहला पॉइंट। दूसरा, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है सर। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है गुरुजी। न्यूक्लियस के बाहर स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होते हैं। और यहां लिख लेना बैक्टीरिया हो गया। जैसे अगर यूकैरियोटिक में भी पूछ ले ऐसी कौन सी सेल है यूकैरियोटिक सेल जिसमें ER नहीं होता, तो कल भी पढ़ा था हमने RBC रेड ब्लड सेल, जिसमें न्यूक्लियस भी नहीं था, एन्यूक्लिएटेड थी। वो यहां पर एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का है। पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप का होगा, स्मूथ और रफ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहता है इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है, इसके बाहर जो इसका आउटर सरफेस है ये प्लेन होगा। इसको टच करके देखेंगे ऊपर से, टच तो नहीं कर सकते यार, सेल बहुत छोटी है। आप एक टाइम में मान लो अगर इनको टच करके देखा जाए तो ये ऊपर से कैसी होती है, स्मूथ होती है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर इसके आउटर सरफेस के ऊपर छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे राइबोसोम्स होंगे। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है आउटर सरफेस पर, तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेंगे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना सा ध्यान रखना है, स्मूथ वाले के अंदर कोई भी राइबोसोम नहीं होगा। राइबोसोम क्या होंगे इनके अंदर, अपसेंट होंगे ऑन द आउटर सरफेस।
ठीक है सर। यहां क्या लिखना है, राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा जी, चलिए थोड़ा सा एक बार बता देता हूं। राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन बनाना, बिल्कुल सर आपने बताया था। और राइबोसोम बनाता कौन है, कल वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। न्यूक्लियोलस नाम का एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, जो क्या बनाता है, हमारा राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम फैक्ट्री के नाम से उसे जानते हैं। चलिए जी, अब आते हैं इनके फंक्शन के ऊपर। ज्यादा डीप नहीं जा रहा, जो मेन है वही बताया जा रहा। फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, रफ और स्मूथ, दोनों के क्या क्या फंक्शन है। पहला याद रखना है, SER है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो लिपिड बनाने में हेल्प करता है। सेल के अंदर लिपिड बोले तो फैट, ग्लिसरॉल वगैरह आप समझ सकते हैं, चिकनाई को बोलते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है क्या बनाना, लिपिड्स बनाना। ठीक है सर। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है SER हेल्प करता है इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जो हम लोग दवाई खाते हैं इन लीवर के अंदर जो ड्रग्स हमने ली है उसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी किसका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला देखिए, उसके बाद आता है RER का मेन। RER ये प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। याद रखना क्या प्रोड्यूस करता है, RER डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है। किसके अंदर, आगे आएगा एक लाइसोसोम सेल ऑर्गेनल, उसके अंदर। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट यहां बता देता हूं। सेल ऑर्गेनली में एक आता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनलीज ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट तरीके से काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं। उस सिस्टम को बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद नंबर 2 पे आएंगे गोल्जी बॉडी, नंबर 3 पे आते हैं लाइसोसोम और लास्ट में आते हैं वैक्यूल्स। तो अपन सेकंड पार्ट शुरू करते हैं इसका। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनली है वो आता है इस एंडोमेम्ब्रेन का दूसरा पार्ट, या मैं कह सकता हूं सेल ऑर्गेनली जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है वो है सेकंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सेकंड पढ़ते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसे गोल्जी अपरेटस के नाम से भी जानते हैं, गोल्जी अपरेटस के नाम से भी जानते हैं। एक बंदा था जिसका नाम था कैमेलियो गोल्गी या गोल्जी बोलते हैं। इस भाई साहब ने 1898 के अंदर इन 1898 के अंदर सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनली की डिस्कवरी की जिसका नाम था गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसके लिए इस भाई साहब को 1906 के अंदर 1906 के अंदर क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है गुरुजी, नोबेल प्राइज मिला था इसको। कब मिला था, 1906 के अंदर कैमिलियो गोल्जी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बता दिया। इनको गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस भी इनको बोला जाता है। चलिए गजब, प्लांट के अंदर इनका नाम डिक्टियोसोम्स है। क्या नाम है, डिक्टियोसोम्स। ये भी याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। डिक्टियोसोम्स कौन से सेल ऑर्गेनली का नाम है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ही हम क्या बोलते हैं गुरुजी,
डिक्टियोसोम प्लांट्स के अंदर। ओके चलिए, ज्यादा सा नहीं जाना डीप, फिर याद रखना इनके फंक्शंस। 3-4 फंक्शन है। पहला मेन फंक्शन है इनका, ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंजाइम और हॉर्मोन्स। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं। एंजाइम कल बता दिया था, बायोकैटालिस्ट। म्यूकस के बारे में कहा जाता है एक येलोइश चिपचिपा सा फ्लूइड होता है। हॉर्मोन्स थोड़ी सी अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं और केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। तो कह सकता हूं गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो सिक्रेट करते हैं म्यूकस एंजाइम और हॉर्मोन्स। ठीक है गुरुजी। अगला, ये सब्सटेंस की स्टोरिंग, मॉडिफाइंग, स्टोरेज में लिखो, पहला लिखो दे स्टोर द सब्सटेंस प्रोड्यूस इन न्यूक्लियस और ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो भी चीज बनाई है या न्यूक्लियस ने जो भी चीज बनाई है वो स्टोर कहां की जाती है, हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है सर। उसके अलावा ये मॉडिफाइंग का काम करते हैं। ठीक है गुरुजी। पैकिंग का काम करते हैं। कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। इसके अलावा ये सेल वॉल सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। सेल वॉल बनाने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करते हैं भाई। चौथा पॉइंट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, याद रखना। इससे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है भाई। क्या पूछा जा चुका है? प्रश्न पूछा जा चुका है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तारा लगा दिया, ये तारा, वो तारा, वो तारा, क्या लगाया? द एक्रोसोम इन द स्पर्म इज अ modified गोल्जी कॉम्प्लेक्स। स्पर्म का डायग्राम थोड़ा सा बता देता हूं। ये देखिए स्पर्म का डायग्राम है। ये इसकी नेक है, ये मिडल पीस है और बिल्कुल लास्ट में ये टेल है। जो बिल्कुल टिप है ना, टिप याद रखना, इसे बोलते हैं एक्रोसोम। ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये मिडल पीस हो गया हमारा, जिसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। ठीक है भाई। तो जो ऊपर वाली टिप है इसे बोलते हैं एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम किसका बना हुआ है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। बस इतना सा याद रखना है। चलिए भाई, दूसरा पार्ट खत्म हुआ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, और दूसरा सेल ऑर्गेनेली भी हमने पढ़ लिया, जिसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और कहा जाता है इसे डिक्टियोसोम। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। चलिए, तीसरे नंबर पे आता है हमारा थर्ड, लाइसोसोम। लाइसोसोम तीसरे नंबर पे आता है। लाइसोसोम के बारे में ड्यू इस भाई साहब ने इसको बताया था। कब बताया था? बस भारत आजाद हुआ ही था 2 साल के बाद, 1949 के अंदर हमें आजादी मिली, और इसने आजादी का फायदा उठाया और क्या डिस्कवर कर दिया? लाइसोसोम को डिस्कवर कर दिया भाई। ठीक है जी। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में आता है। ठीक है गुरुजी। और बताइए किससे बनते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है? लाइसोसोम्स बनाता है। मैं ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता, वरना जो सिस और ट्रांस फेज के बारे में कहा जाता है, बिल्कुल लास्ट जो सिरा है
गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, वहां से क्या बन के निकलते हैं, लाइसोसोम्स बन के निकलते हैं। इतना सा याद रखना। तो इनको जन्म देने वाले कौन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनको जन्म देते हैं, और इनके अंदर लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं। कौन से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और एंजाइम की कहानी कल बताई थी, ये वो बायोकैटालिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अपने को ये याद रखना, जनरली इंक्रीज करते हैं। तो इनके अंदर है हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे, जस्ट इतना सा याद रखना है। चलिए भाई, कुछ इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में। पहली बात, सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का काम करते हैं। दूसरा, मान लो किसी वजह से सेल डैमेज हो गई, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई चीज टकराई, वो डैमेज हो गई, तो ये लाइसोसोम है, ये खुद फट जाएंगे और पूरी की पूरी सेल को खत्म, तबाह कर देंगे। सुसाइडल बैग कहा जाता है। दे ऑल्सो एनगल्फ इट्स ओन सेल। कब, when the cell get damaged। सेल अगर डैमेज हो जाती है तो ये उसको खा जाते हैं भाई, खुद खा जाते हैं, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, सुसाइडल बैग्स। तो पेपर में प्रश्न आता है, सुसाइडल बैग किस ऑर्गेनेली को कहा जाता है, लाइसोसोम को। अच्छा, जो सुसाइडल बैग्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। अच्छा, सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का काम कौन सा पार्ट करता है सेल का, लाइसोसोम करता है। चलिए भाई, तीसरा और अंतिम इसका मेन फंक्शन जो याद रखना है, साफ सफाई का, हाउस कीपिंग ऑफ द सेल। सेल के अंदर साफ सफाई का भी काम, मतलब सेल के अंदर कोई भी पार्ट टूट फूट गया, कोई भी सेल ऑर्गेनली और है वो खराब हो चुका है, तो उसको खाने का, उसको साफ करने का, उसको खत्म करने का फंक्शन किसका है, लाइसोसोम का है। तो ये तीन मेन फंक्शन इसके याद रखने हैं। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के तीन पार्टों के लास्ट बचता है, और चौथा आता है हमारा सेल ऑर्गेनली, जिसका बेसब्री से इंतजार है हमें, जिसे कहा जाता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कहा जाता है। वैक्यूल्स के बारे में दो चार बातें जो आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये एनिमल सेल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली अब्सेंट ही होता है, अगर होगा तो छोटा मोटा, जैसे अमीबा है उसके अंदर होता है, और उसे आप फूड वैक्यूल भी नाम दे देते हैं, इसके टाइप में आता है वो। तो बहुत कम चांसेस अभी एनिमल सेल में है तो छोटा सा मिलेगा। प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, और कहते हैं 50 से लेकर 90% वॉल्यूम, 50 से लेकर 90% वॉल्यूम है वो एक्वायर कौन कर लेता है, हमारा वैक्यूल भाई साहब कर लेता है। ये सेल है मान लेते हैं, और ये हमारा है वैक्यूल। तो इस वैक्यूल की जो दीवार है, या मैं कह दूं मेम्ब्रेन है, उसका नाम याद रखना आपको, क्या होता है, टोनोप्लास्ट। क्या होता है, टोनोप्लास्ट होता है। ठीक है गुरुजी, इसके अंदर गैस भी भरी हो सकती है, गैस वैक्यूल हो जाएगा, फूड भी हो सकता है, फूड वैक्यूल हो जाएगा। जो भी सब्सटेंस इसके अंदर भरा है ना, उसको हम जनरली एक नाम दे देते हैं सेल। याद रखना, क्या नाम देते हैं इसको, सेल। ठीक है गुरुजी, हो गया हमारा। उसके बाद फंक्शन, हाँ जी हाँ, फंक्शन रह गया सर इसका। देखो भाई, फंक्शन में पहला फंक्शन वैक्यूल का एक याद रखना है, ये प्लांट सेल को टर्जिड बनाता है, मतलब आकृति प्रदान करता है, शेप बनाए रखता है, शेप मेंटेन रखने में हेल्प करता है, टर्जिड बनाता है, फुला देता है, रिजिड, क्या बोल सकते हो, रिजिड बनाने में हेल्प करता है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, ओस्मोरेगुलेशन। चलिए, इस शब्द को, रेगुलेशन को आप जोड़ लेते हैं अपने रेगुलेटर से। घर के अंदर पंखे को कम ज्यादा करने वाला रेगुलेटर होता है, रेगुलेट करते हैं।
तो एज इट इज इसको याद रखना, ओस्मो वर्ड आया है ओस्मोसिस से, वो एक टॉपिक करवाया जाएगा। अभी यहां सिर्फ इतना याद रखो, फ्लूइड कंसंट्रेशन कम या ज्यादा करनी है सेल के अंदर, उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा वैक्यूल करता है। अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो ये वैक्यूल फूल जाएगा और वो पानी बाहर चला जाएगा एक्सोस्मोसिस से। अगर सेल के अंदर पानी कम है तो ये सिकुड़ जाएगा और बाहर से पानी एंट्री करेगा, तो उसे बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है वैक्यूल। तीसरा, थोड़ा बहुत स्टोरेज में भी हेल्प करता है। कौन? हमारा वैक्यूल भाई साहब। ठीक है सर, ये किस किस को स्टोर करता है? शुगर स्टोर कर ली, अमीनो एसिड स्टोर कर लिए, प्रोटीन्स को स्टोर कर लिया, इन सब को स्टोरेज में हेल्प करता है कौन? वैक्यूल। ठीक है गुरुजी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा 5वां सेल ऑर्गेनली आता है और जिसका नाम है राइबोसोम। ये नाम तो सुनते हुए आपको 2 लेक्चर हो चुके हैं। राइबोसोम राइबोसोम राइबोसोम। नंबर 5 पे आता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये शायद मैं पहले बता चुका हूं। प्लेड भाई साहब थे, प्लेड, जियोर्स प्लेड। कब? 1955 को इन्होंने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था सेल के अंदर, राइबोसोम, प्लेड भाई साहब। ठीक है सर, किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं मेडअप ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। इतना सा, ये नाम छोटा सा नाम, ओह छोटा सा नाम, ये याद रखना है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। और गजब की बात यहां पर एक जिक्र आता है, यूनिट यूज करते हैं मेजर करने के लिए। वैसे तो ये स्वेटबर्ग एस लिखते हैं, या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एमएससी के अंदर केमिस्ट्री में किसी का इंटरेस्ट हो वहां पढ़ाया गया होगा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सिंपल भाषा में समझा देता हूं, वैसे तो काम नहीं आना, फिर भी सुन लो। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है? मान लो मेरे को कोई भी बायोमोलिक्यूल बहुत छोटा है, उसका वेट करना है, तराजू में तो तोल नहीं सकता। जनरली क्या करो, दिमाग में एक बात फिट बैठा लो, अपने को एक सॉल्यूशन दिया है, उसके अंदर उस बायोमोलिक्यूल को छोड़ते हैं और जो भारी होगा वो जल्दी बैठ जाएगा, जो हल्का होगा वो आराम से बैठेगा। विस्कस फ्लूइड के अंदर, एक गाढ़े से फ्लूइड में, वहीं से निकाली जाती है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एस। ये याद रखना, यूनिट है ये। यूनिट जैसे हम नापते हैं ना, चीनी को 5 किलो चीनी ले आए, डिस्टेंस को नापते हैं 10 किलोमीटर, वैसे एक यूनिट है राइबोसोम्स को नापने की, सेडवर्ग या एस सेडिमेंटेशन है कोफिशिएंट। बस इतना सा याद रखना है। कितने टाइप के होते हैं सर? हाँ, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। 2 टाइप के हैं राइबोसोम, बहुत आसानी से आता है। 70S, एस वही है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। दूसरा है हमारा 80S। ठीक है, 70S और 80S ये आगे चलकर ये दोनों के दोनों कहते हैं 2 सब यूनिट से मिलकर बने हैं। एक बड़ी सब यूनिट है, एक छोटी सब यूनिट है। ऐसे 2 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। 70S वाला है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना है। कौन कौन सी? एक है 50S और एक है 30S। ठीक है गुरुजी। 80S वाली 2 सब यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, 60S और 40S। ज्यादा डीप नहीं जाना, बस इतना सा याद रखना है। 80 वाला 60 और 40, 70 वाला 50 और 30। अरे सर ये तो ज्यादा, अरे नहीं, आपस में मर्ज हो जाते हैं, बस इतना सा याद रखना। 50 और 30, 60 और 40। क्वेश्चन यहां से आता है 70S राइबोसोम किस किस में मिलता है? तो याद रखना है, हमारे PM परवीन मलिक सर हैं, उनकी कार पर लिखा है उनका लकी नंबर 7। ठीक है, तो 7 से याद रखना है 70, 7 से याद रखना है 70। PMC, सर इस PMC की फुल फॉर्म तो बता दो। प्रो कैरियोटिक सेल। इन सब के अंदर 70S मिलता है। M से आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। और C से याद रखना है क्लोरोप्लास्ट, याद रख लो या प्लास्टिड याद रख लो।
इन तीनों के अंदर राइबोसोम किस टाइप वाला मिलता है? 70S वाला। ठीक है भाई, PMC, क्योंकि अपने चैनल का नाम भी 7 है तो हर जगह 7 आएगा, तो 7 से याद रखना है। 70 वाला है वो प्रोकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन से टाइप का राइबोसोम मिलता है? 80S टाइप का मिलता है। और फंक्शन बस एक ही याद रखना, मेन मोटिव, मेन काम इनका एक ही है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस। थोड़ा सा एक पार्ट और यहां पे हल्का सा ऐड कर रहा हूं, बुरा मत मानना भाई, थोड़ा सा डीप चल पड़ते हैं। प्रोटीन हमेशा याद रखना किससे बनती है? अमीनो एसिड से बनती है। धरती पर अमीनो एसिड टोटल 300 मिलते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 ए बोले तो अमीनो एसिड ऐसे हैं जो क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है भाई, तो ये अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन। किस प्रोसेस से बनाते हैं वो ज्यादा डीप हो जाएगा, वो आगे डिस्कस करना। चलो बता ही देता हूं। देखो, डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आरएनए भी नहीं, एमआरएनए लिखो, एमआरएनए, और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। थोड़ा सा ध्यान देना, यहां लिख देता हूं। डीएनए से बनता है, डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए। आरएनए 3 टाइप का होता है, वहां से क्या ना मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से बनती है प्रोटीन। अब जो बात बता रहा ना वो पते की बात है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन, ओके सर। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, और इस पूरे सेटअप को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेंट्रल डोग्मा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एचएसएससी में। डीएनए से प्रोटीन बनने वाले पूरे सेटअप को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़िया बताऊं, इस प्रोटीन से वापस मैसेंजर आरएनए बनाना रिवर्स ट्रांसलेशन, मैसेंजर आरएनए से वापस डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और पूरे को बोल देंगे फिर अपन रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। प्रश्न ये नहीं आया, क्वेश्चन ये आया था, और टिमनिज्म बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। टिमनिज्म किसे बोलते हैं? रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, यानी प्रोटीन से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से डीएनए। हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले एक बीमारी आई थी, एक डिजीज आई थी, इसको बोलते हैं कोविड-19। कहते हैं उसका जो वायरस है दिन प्रतिदिन अपना डीएनए चेंज कर रहा है, वो इस प्रोसेस से कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलिए आ जाइए वापस प्रोटीन सिंथेसिस, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, छठा आता है हमारा अगला, सेल ऑर्गेनेली। पढ़ा कौन सा भी अपन ने अभी पढ़ा? राइबोसोम। ठीक है गुरु जी। छठा आता है हमारा, और आज का लास्ट, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक लेक्चर और डाल देंगे, उसमें 2 या 3 सेल ऑर्गेनेली और डीप से पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। छठे नंबर पे आता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से भी आता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है गुरुजी, बता ही दो, आप मानोगे थोड़ी। माइटोकॉन्ड्रिया, चलिए भाई सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं, कोलिकर भाई साहब थे, कोलिकर। बात है 1880 की, 1880 की बात है। ये टर्म किसने दी थी? हाँ, यहां उलझाता है बच्चों को। ये टर्म थी, वो दी थी सी बेंडा। कब दी थी? 1887 था, आई थिंक 87 ही मिलेगा। हाँ, 1887 के अंदर सी बेंडा इस नाम के बंदे ने ये टर्म दी थी, सी बेंडा ने, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भाई, इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी प्रोवाइड करने का काम सेल के अंदर इसको होता है। और गजब बात बता दूं भाई, छठे नंबर से शुरू हो गए हैं, तो ये डबल मेम्ब्रेन
वाला ऑर्गेनली आ चुका है। 5 जो पढ़े हमने वो सारे सिंगल मेम्ब्रेन वाले थे। ये भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया जो लेके आए हैं, कोलिकर भाई साहब जो लेके आए हैं, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। थोड़ा सा रफली इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखो जी, थोड़ी सी कलाकारी देख लो भाई, ड्राइंग तो ऐसी है लेकिन काम चल जाएगा। आलू सा बना दिया सर, हाँ आलू ही दिखता है सबको, आलू का चालू बेटा, आ जाओ। चलिए, ये स्ट्रक्चर है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का। देखो एक मेम्ब्रेन ये, एक ये है, ये वाली मेम्ब्रेन है, इसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये घुंघराले बाल जैसे हमारे गोपाल कांडा सर के उस जैसे हैं, ये क्या है हमारे, इसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन सर। ओके, इन दोनों के बीच में जो जगह है मेम्ब्रेन के बीच में, इसे बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, याद रखना। अच्छा, और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो खाली जगह दिखाई दे रही है तुम्हें, ये वाली इसे कहा जाता है मैट्रिक्स। ठीक है गुरुजी, इस मैट्रिक्स के अंदर खजाना छुपा है रे। मतलब सर इसके अंदर क्या क्या होगा, पहला याद रखना डीएनए। अरे वाह गुरुजी, खुद का डीएनए, हाँ। राइबोसोम, वाह राइबोसोम भी ले हुआ है, खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं इसको ये वाला स्ट्रक्चर इसको थोड़ा सा जूम इट करता हूं, अरे भाई जूम कर दे रहे इसको, ऐसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो इसके ऊपर ये, इनको क्रिस्टी बोला जाता है, क्रिस्टी। इनके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे कैसे ऐसे स्ट्रक्चर हैं। इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है F0 F1 पार्टिकल। आप कहोगे सर ज्यादा डीप चलेगा, अरे नहीं रे, इनको ऑक्सीसोम के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीसोम्स, क्योंकि प्रश्न यहीं से आता, ऑक्सीसोम खतरनाक चीज है ये ऑक्सीसोम। यहीं पर वो प्रोसेस होता है जिससे हमें क्या मिलती है, एटीपी, बोले तो एनर्जी। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, चलिए एक बार ये ऑक्सीसोम्स बोलते हैं, ये वाले F0 F1 पार्टिकल्स। और भी नाम है, नहीं बताऊंगा, बस इतना सा याद रखना है। चलिए, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एक और इसके बारे में खास बात, ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली है। ये क्या बीमारी छेड़ दी सर आपने, नई बात बताई। इतनी मुश्किल से तो हम सीखने लगे थे, ऐसे ऐसे नाम आ जाएंगे हम छोड़ देंगे यार पढ़ना। अरे नहीं, आसान सा। देखो सेमी ऑटोनोमस का मतलब याद रखना है, इसका खुद का इट्स ओन डीएनए एंड प्रोटीन। आरएनए भी होगा भाई, इसका खुद का डीएनए प्रोटीन आरएनए खुद से ही प्रोटीन बना सकता है, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली कहा जाता है। आ जाइए फंक्शन पर। ये मेन साइट है किसकी सर, मेन जगह है, मेन साइट फॉर एयरोबिक रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन आगे बताऊंगा यार, अभी के लिए याद रखो, जो हमने खाना खाया है उस खाने को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालने के उसको एनर्जी निकालने को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, एयरोबिक उसी का एक टाइप, आगे पढ़ेंगे। तो एटीपी प्रोड्यूस होगी इस प्रोसेस में। क्या प्रोड्यूस होगी, एटीपी। नया नया नाम लेके आओ गुरुजी आप भी। अरे एटीपी की फुल फॉर्म लिखो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, पैसा, सेल का पैसा है ये, इसे कहा जाता है करेंसी ऑफ द सेल। मान लो सेल को शॉपिंग करनी है तो वो क्या खर्च करेगी, एटीपी करेगी। इसकी छोटी बड़ी यूनिट भी है, सिर्फ अपने को एटीपी ही याद रखना है। और ये जो प्रोसेस है ना एयरोबिक रेस्पिरेशन, ये कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेब साइकिल।
क्रेब्स साइकिल। आगे पढ़ेंगे, क्यों टेंशन लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, खत्म कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया तक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सिर्फ एक ही ऑर्गन पड़ा है, सेल ऑर्गेनली पड़ा है, बाकी जो बच गए कल खत्म कर देंगे यार, घबराते क्यों हो। चलिए, धन्यवाद।